हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस ऑन टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम की आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अभी जो एनसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, एनसीएल के एग्ज़ाम की जो डेट आ चुकी है, तो वो सारे स्टूडेंट जो कि एनसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आपके इसरो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सक्सेस जोन द्वारा जो चलाई जा रही है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में संबंधित आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग आगे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारे सक्सेस ऑन टेक्निकल ग्रुप में ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो जो वीडियो आज मैं पब्लिश करने वाला हूँ, उस वीडियो में जो क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, वो हमने एक दिन पहले आपको एग्ज़ाम में ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ओपन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर सकते हैं सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। तो वहाँ पर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1000 सीरीज में आपको देखने मिल रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में लगभग आने की इनकी गुंजाइश है। और सक्सेस जोन द्वारा जो ये 1000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, इसका प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से लिया गया है। तो आप सभी लोग इसको वॉच अच्छे से करें। साथ में इसके द्वारा जो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, काफ़ी सारा इसमें मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके वो सारे जो भी नोट्स हैं उनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 जो आपको पूछा गया है, टैब वाशर निम्न कारण प्रयोग किया जाता है। द टैब वाशर इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शंस: नट को लॉक करने के लिए, मशीन के कंपन को कम करने के लिए, नट को स्वतः लॉक करने के लिए, या फिर नट को अच्छा सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो टैब वाशर का ये जो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम, यदि बात करें हम लोग इसरो के काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेल के एग्ज़ाम में आ चुका है, डीएमआरसी के एग्ज़ाम में आ चुका है और ओएफआरसी 2017 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे टैब वाशर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टैब वाशर का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो क्या होता है? ओनली केवल नट को लॉक करने के लिए। मशीन के कंपन को कम करने के लिए किसी भी प्रकार से वाशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मशीन के कंपन को कम करने के लिए मशीनों के बेड को हम लोग किसको बनाते हैं? कास्ट आयरन का बनाते हैं। नट को स्वतः लॉक करने के लिए साइमन नट का प्रयोग करते हैं और नट को अच्छा सपोर्ट देने के लिए लॉक नट का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पे नीचे आपके सामने ये टैब वाशर एक बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं, ये टैब वाशर है आपके सामने। ये टैब वाशर जो नट होता है, नट को साइड से, ये देख रहे हैं आप, नट को साइड से क्या करता है? साइड से भी लॉक करके रखता है और साथ में इसकी एक पट्टी को हम लोग जॉब के किनारे पर भी क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं, जिससे इस नट के खुलने के चांस क्या हो जाते हैं? बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 177 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट्स जो हैं वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन 177 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रोसेस में धातु बिना हटाए थ्रेड बनाई जाती है? इन विच प्रोसेस थ्रेड्स आर मेड विदाउट रिमूविंग मेटल? ऑप्शंस हैं थ्रेड चेजिंग, थ्रेड मिलिंग, अगले ऑप्शंस थ्रेड रोलिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रोसेस में बिना धातु हटाए, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम लोग को चूड़ी बनानी है और चूड़ी बनाने के लिए हम लोग धातु को बिल्कुल भी काटेंगे नहीं, यानी कि बिल्कुल भी धातु से ना ही चिप्स निकलेंगे आपके और ना ही धातु आपके बिल्कुल भी कटेगी। तो ऐसी प्रोसेस के लिए हम लोग बोलते हैं थ्रेड रोलिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? थ्रेड रोलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड रोलिंग भी आपके ऑप्शंस में दिया गया है। आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर सी क्या हो जाएगा? आपका थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें धातु को बिना काटे, यानी कि बिना हटाए, हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल चूड़ी। ध्यान दीजिएगा, थ्रेड रोलिंग में मुख्य रूप से एक्सटर्नल थ्रेड ही बनाई जाती है, बाहरी चूड़ी ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे थ्रेड रोलिंग के बारे में डिस्कशन भी अगर हम लोग कर लेते हैं, तो डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आप। थ्रेड रोलिंग मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो मास प्रोडक्शन होता है उसमें थ्रेड रोलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिप्स नहीं निकलते हैं। थ्रेड रोलिंग एक कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
थ्रेड रोलिंग एक कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस है, यानी कि ये फोर्जिंग ऑपरेशन से बनती है, लेकिन यहाँ पर मेटल को गर्म नहीं किया जाता है। मेटल की ठंडी अवस्था में ही हम लोग क्या करते हैं, दो रोलरों के बीच में से एक रोलर ये होता है, दूसरा रोलर ये होता है, और तीसरा हमारा पार्ट्स होता है जिस पे हमको क्या बनानी होती है, चूड़ी बनानी होती है। इन दोनों रोलरों के बीच से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको गुजारते हैं और हमारी चूड़ी क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये हो जाती है आपकी एक कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस हो जाती है। और साथ ही रोलिंग से पहले जब हम लोग जॉब का ब्लैंक व्यास, रोलिंग करने से पहले जॉब का जो आउटर डायमीटर है वो कितना रखा जाता है, तो वो पिच व्यास के बराबर रखा जाता है। ये निमी के अकॉर्डिंग की अगर हम लोग बात करें, यानी कि हमारी जो निमी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पिच व्यास के बराबर ही थ्रेड रोलिंग के लिए जॉब का ब्लैंक व्यास रखा जाता है। जबकि यदि हम लोग अकॉर्डिंग टू एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 और इसरो एग्ज़ाम 2018 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कराया गया है माइनर डायमीटर से थोड़ा बड़ा आपका रखा जाता है क्या, थ्रेड रोलिंग के दौरान जो आपका ब्लैंक डायमीटर होता है वो आपका माइनर डायमीटर से थोड़ा सा एक्सटेंड रखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको आंसर में हमेशा यही आपको लगाना है जो आपको एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 और इसरो एग्ज़ाम ने आंसर दे के रखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनर डायमीटर से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 178 नंबर का क्वेश्चन। फटाफट इसको वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से अगर आप तो वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली आपको जो भी कम्प्लीटली 1000 सीरीज की वीडियोज़ है वो आपको प्रोवाइड हो सके और साथ ही आपको काफ़ी सारे टेक्निकल नॉलेज का भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए नीचे जो है आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है। कौन सा कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है? द फाइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द कट बिलो विच इज़ नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द कट। ऑप्शंस हैं सिंगल कट, सेकेंड कट, रेस्प कट या फिर सर्कुलर कट। तो यहाँ पे काफ़ी कहना चाहिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और फिटर ट्रेड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो आपको फाइल जो कि फिटर ट्रेड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आपका जो टूल होता है, हैंडी टूल होता है, उस टूल के क्लासिफिकेशन में पूछा गया है कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सिंगल कट फाइल होती है, रेस्प कट फाइल होती है, सर्कुलर कट फाइल होती है, लेकिन सेकेंड कट फाइल नहीं होती है। सेकेंड कट फाइल आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है, आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, सेकेंड कट फाइल होती है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, आंसर हमारा निकल कर आ जाता है सेकेंड कट फाइल जो होती है वो कट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पूरा लाइन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर करें। स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ाइल को हम लोग किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारा पहला आंसर आ जाता है लेंथ, दूसरा कट, तीसरा ग्रेड, चौथा शेप। यानी कि लेंथ, कट, ग्रेड, शेप के अकॉर्डिंग हम लोग फाइल को स्पेसिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग फाइल जो होती है कितने प्रकार की होती है, कितनी कितनी लंबाइयों में आपको प्राप्त होती हैं। तो देखिए 100 mm की फ़ाइल होती है, 150 mm होती है, 200 mm होती है, 250, 300, 350, 400 और 450 mm तक आपकी क्या होती है फ़ाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल आपको दोनों प्राप्त होती हैं। चलिए यहाँ पर यदि हम लोग फाइन वर्क यानी कि फिनिश वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फिनिश वर्क में 100 से 200 mm तक की जो फाइल है उसका प्रयोग किया जाता है लेंथ में। और रफ़ वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो रफ़ वर्क में आपका 200 से 450 mm तक की आपकी क्या की जाती है, रफ़ फाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अकॉर्डिंग टू कट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कट, कट के अकॉर्डिंग आपकी 4 प्रकार की, मुख्य रूप से 6 प्रकार की फ़ाइल होती है। मैंने आपको यहाँ पे 4 मेंशन की हुई है। एक होता है आपका सिंगल कट, दूसरा डबल कट, तीसरा रेस्प कट और चौथा होता है कर्व्ड कट। तो अगर हम लोग RRV लोको पायलट 2018 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उस एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लोको पायलट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू कट फाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन को मेंशन किया हुआ है 6, उन्होंने आंसर क्या मेंशन किया हुआ है 6। तो यहाँ पे 2 फाइल और हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एक होती है हमारी सर्कुलर कट जो कि एग्जाम क्वेश्चन में आपको दी हुई है, और दूसरी हमारी होती है स्पायरल कट। चलिए आगे अगर हम लोग इसको और देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपकी 5 प्रकार की मुख्य फाइल होती हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपकी 5 मुख्य फाइलें होती हैं। कोर्स फाइल जिसको रफ फाइल के नाम से भी जाना जाता है, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। यहाँ से सेकेंड कट फाइल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें
तो अकॉर्डिंग टू शेप हमारी फाइल जो होती है 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ओनली 7। एक होती है हैंड फाइल, दूसरी हमारी होती है फ्लैट फाइल, तीसरी हमारी होती है ट्रायंगुलर फाइल, चौथी स्क्वायर फाइल, पांचवा राउंड फाइल, छठवा हाफ राउंड फाइल और सातवां आपकी नाइफ एज फाइल। तो ये सारी फाइल के बारे में डिस्कस जो है हम लोग फाइल के एक वीडियो में करेंगे। 179 नंबर का जो क्वेश्चन है, 179 नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए आज तक के टेक्निकल एग्ज़ाम में, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हुए हैं, तो लगभग 90% टेक्निकल एग्ज़ाम, चाहे वो ITI सेमेस्टर के पेपर हों, चाहे वो ITI ईयर वाइज पेपर हों, चाहे वो आपके MP ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर होते हों, चाहे वो आपके इसरो के पेपर हों, सेल के पेपर हों, DRDO के पेपर हों, DMRC के पेपर हों, तो लगभग हर प्रकार के पेपर में ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वैल्यूएबल रूप से आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 179, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डाटम एज के समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द डाटम एज? आपके ऑप्शंस हैं रॉकर आर्क, स्नग, सब्सक्राइबर, गाइड पेन। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज की, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज की जो गाइड पेनें होती हैं, इन गाइड पेनों का प्रयोग किया जाता है डाटम एज के समानांतर लाइन को खींचने के लिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में काफ़ी सारे इसके पार्ट्स जो हैं वो आपके दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये क्लैंपिंग स्क्रू दिया हुआ है, स्पिंडल दिया हुआ है, रॉकर आर्म दिया हुआ है, गाइड पिन दी हुई हैं। तो ये जो दो आपकी गाइड पिन दिखाई दे रही हैं, इन गाइड पिनों का यूज सरफेस के किसी किनारे की एज से लेके समानांतर लाइन खींचने के लिए किस हिसाब से करते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। आपके नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे दोनों गाइड पेनों को हम लोगों ने किसी भी एक एज से क्या किया हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है और हम लोग इस एज के समानांतर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 180 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। बिना गोलीता वाले जॉब अच्छी तरह से पकड़े जा सकते हैं। बिना गोलीता वाले यानी कि ऐसे जॉब जो कि पूर्ण रूप से गोल नहीं होते हैं, कुछ अलग शेप में होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं आपके 4 जाचक, 3 जाचक, मैंड्रिल या फिर एबॉब। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें कि बिना गोलीता यानी कि जो गोल नहीं है, उनको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? 4 जाचक का प्रयोग करेंगे। ये काफ़ी वैल्यूबल क्वेश्चन है और इसके साथ काफ़ी सारे मैंने चक के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ। वीडियो को आप लोग रोक कर, वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चक जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइस लेथ मशीन के अंतर्गत आते हैं, उन सारे चक के बारे में आप यहाँ पे नोट जरूर कर सकते हैं। ये आपको एक बार में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। चलिए, फोर्जा चक, फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या होता है? डॉग चक। फोर्जा चक को हम लोग डॉग चक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कास्टिंग की ये जॉब या फोर्जिंग की ये जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग फोर्जा चक का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें और भी कुछ दिया हुआ है। फोर्जा चक को हम लोग इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं, फोर्जा चक को रिवर्सेबल जा चक भी बोलते हैं, और फोर्जा चक की जो एक्यूरेसी होती है वो 0.0014 इंच या फिर 0.02 mm होती है। साथ ही ये आपके बिना गोलिता वाले जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने में भी काम आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्जा चक के बारे में। आगे आपको थ्रीजा चक के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। थ्रीजा चक के बारे में देखते हैं। थ्रीजा चक को सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो जबड़े होते हैं, इसके जबड़े स्क्रॉल थ्रेड से अटैच होते हैं और जो कि घूमने पर तीनों जबड़े एक साथ चलते हैं। तीन जो जबड़े होते हैं, तीनों जबड़े क्या होते हैं, आपके एक साथ मूव करते हैं। इसका जो मुख्यतः प्रयोग क्या है वो है आपका पूर्णतः गोल, बेलनाकार तथा ऐसे जॉब जो बराबर दूरी अर्थात 3 से विभाजित होने वाली परिधि वाले जॉब को ही क्या कर सकते हैं, ये पकड़ सकते हैं। आगे हम लोग टूजा चक की अगर हम लोग बात करते हैं तो टूजा चक का प्रयोग किया जाता है विषम आकार तथा खासकर टर्निंग फ्रैक्चर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो टूजा चक होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? विषम आकार तथा खासकर टर्निंग फ्रैक्चर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टूजा चक का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन चक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन चक का प्रयोग किया जाता है एक ही आकार के जॉब पकड़ने या डुप्लीकेट कारखंड को टर्निंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन चक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक डिस्कशन, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन बना रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर करें।
कॉलेट चक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉलेट चक आपका जो होता है छोटे साइज के एक ही आकार के बेलनाकार जॉब को शुद्ध रूप में पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं। मैग्नेटिक चक की यदि हम लोग बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक चक जो होता है बहुत पतले क्रॉस सेक्शन के जॉब जिन्हें दूसरे जो चक होते हैं जैसे कि 4 चक होता है, सेल्फ सेंटरिंग चक होता है, 3 चक होता है, इनमें नहीं पकड़ा जाता, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग यदि हाइड्रोलिक चक की बात करें तो हाइड्रोलिक चक का प्रयोग बहुत बड़े तथा भारी जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। फेस प्लेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेस प्लेट अनियमित कारखंड को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और यदि मैंड्रिल की बात की जाए तो खोखले जॉब, हॉलो जॉब या पुल्ली तथा गियर को की फेशिंग की टर्निंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। मैंड्रिल के बारे में पूरा हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप मैंड्रिल को देख सकते हैं। चलिए 181 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? ऑप्शन है आपके रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक या फिर थॉमसन। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटॉन की बात कर ले तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस पे बहुत ही ज़्यादा भ्रम है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। लेकिन प्रोटॉन की खोज की अगर हम लोग बात करें तो GCF 2012 की बात करें, VFJ 2012 की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका था। और साथ ही अगर हम लोग ल्यूसेंट GK की भी बात करें या फिर किसी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि जो प्रोटॉन की खोज है सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने की थी, और गोल्डस्टीन करने के पश्चात उस मॉडल को आगे किसने बढ़ाया था? रदरफोर्ड ने आगे बढ़ाया हुआ था। तो यदि आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन आता है तो आपको हमेशा आंसर में गोल्डस्टीन ही लगाना है। यदि गोल्डस्टीन आपके ऑप्शन से नहीं आता है तो आपको रदरफोर्ड यहाँ पे पुटअप करना है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग और भी एटम्स की बात कर ले तो काफ़ी सारे जो एटम्स हैं उन एटम्स की कौन कौन ने खोज की, उनके जो खोज करता थे वो कौन कौन थे? तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन जो थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर की थी। और न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो चैडविक ने इसकी खोज की हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 से चलते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये टेक्निकल एग्जाम में बीच में 2-3 क्वेश्चन जो साइंस के आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो इसरो एग्ज़ाम की बात करें या फिर अगर हम लोग जो इंडिविजुअल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्ज़ाम हुआ करते थे, चाहे वो GCF हो, VFJ हो, OFK हो या फिर मेडक हो, तो वहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको 1-4 क्वेश्चन की सीरीज में प्राप्त हुए हैं। 182 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका अनिश्चितता वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रेंडर्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनली क्लासेस। ऑप्शन है आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली। तो अनिश्चितता के वर्ग का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 183 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है और लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी है। तो यहाँ पे हम लोग पिग आयरन की बात करते हैं। पिग आयरन किसका उत्पादन है? पिग आयरन जो प्राप्त होता है वो आपको आयरन के ओर से प्राप्त होता है, जो कि आपको ज़मीनों में आयरन ओर प्राप्त हो जाता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट आदि काफ़ी सारे जो अयस्क हैं आपके जो ज़मीन में पाए जाते हैं उनको ब्लास्ट फर्नेस, उनको बात्या भट्टी जो होती है ब्लास्ट फर्नेस होती है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक और लाइमस्टोन के साथ मिलाकर उनको डाला जाता है और उनको पिघलाकर कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन आपको प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा। अगर हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे कि पिग आयरन जो होती है, पिग आयरन बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन बनाने के लिए क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं, रॉट आयरन बनाने के लिए पडलिंग फर्नेस या फिर एस्टन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, और स्टील बनाने की काफ़ी सारी विधियाँ होती हैं जैसे कि बेसिमर परिवर्तक, LD प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ओपन हार्थ प्रोसेस। और यहाँ पे इन सारी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। चलिए 184 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इज द टूल। तो आपको इस ऑप्शन में आपको ये देखना है कि अप्रत्यक्ष मापी औजार, अप्रत्यक्ष मापी औजार का मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग किसी चीज़ को माजर कर रहे हैं, किसी चीज़ को माप रहे हैं, तो किसी चीज़ को मापते समय यदि कोई उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि वो आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पहला ही ऑप्शन जो दिया हुआ है इनसाइड कैलिपर,
तो आपने देखा होगा इनसाइड कैलिपर से जो मेजर करते समय या इनसाइड कैलिपर से मार्किंग करते समय हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इनसाइड कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm होती है या 1/64 इंच के आसपास होती है। ठीक है, जितनी स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है उतनी हमारी कैलिपर की इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर की लिस्ट काउंट भी होती है। यहाँ से वर्नियर कैलिपर तो आपका एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। आगे भी बात कर लेते हैं, अगर आगे यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये भी आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। और इनसाइड के माइक्रोमीटर की बात करें तो इनसाइड माइक्रोमीटर भी आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। 185 नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स टाइम इट्स सेट? ऑप्शंस हैं नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज, स्पेसिफाइड साइज या फिर स्क्रीन साइज। तो जब आप लोग किसी भी जॉब को जब मेजर कर रहे होते हैं तो एट द टाइम जब आप किसी जॉब को मेजर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप लोग उस चीज़ का क्या माप रहे होते हैं? एक्चुअल साइज, यानी कि वास्तविक साइज आप क्या कर रहे होते हैं? माप रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये DMRC के एग्ज़ाम में भी आपका पूछा जा चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 186 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूरा चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। द थिम्बल मूव्स थ्रू द मेट्रिक माइक्रोमीटर इज वन कंप्लीट सर्कल। ऑप्शंस हैं 0.01 mm, 0.02 mm, 0.5 mm या फिर 0.001 mm। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर की आपने देखा होगा जो स्लीव में माइक्रोमीटर की स्लीव में ग्रेजुएशन कितने होते हैं? 0.5 के अंतर से होते हैं। कितने होते हैं? 0.5 के अंतर से। माइक्रोमीटर की जो पिच होती है, स्पिंडल की जो पिच होती है वो कितनी होती है? मेट्रिक माइक्रोमीटर में 0.5 mm ही इसकी पिच होती है। अब जब हम लोग थिम्बल को कंप्लीट एक चक्कर पूरा घुमाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर जब हम लोग घुमाते हैं तो थिम्बल को एक कंप्लीट चक्कर घुमाने पर आपका जो थिम्बल है वो कितना आगे बढ़ेगा? तो वो आपका बढ़ेगा इसकी पिच के बराबर, यानी कि जितनी पिच है, पिच होती है 0.5 mm, इस पिच के बराबर ही आपका जो थिम्बल है वो आपका एक चक्कर में आगे बढ़ेगा। आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट की बात करता है। किसकी बात करता है? लीस्ट काउंट। आपका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ये आपका वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की बात करता है। आपका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है ये वर्नियर माइक्रोमीटर मैट्रिक के लीस्ट काउंट की बात करता है। चलिए क्वेश्चन है 187 नंबर का, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की किस भाग पर मैन स्केल डिवीजन बनी होती है? ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर इज मैन स्केल डिवीजन मेड? ऑप्शंस हैं ब्लेड, डिस्क, डायल या फिर स्टॉक। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की हम लोग बात करें, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आपकी जो डिस्क होती है, इस डिस्क पे आपके मैन स्केल डिवीजन होते हैं, डायल पे आपके वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, स्टॉक आपका जो होता है स्टॉक डिस्क का एकीकृत हिस्सा होता है, और जो ब्लेड होती है ये ब्लेड आपके ब्लेड पे स्टील के ग्रेजुएशंस बने होते हैं। तो आंसर आपका निकल कर आ जाता है डिस्क। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये आपके सामने है। तो इस तरह से आपका ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सारे पार्ट्स के बारे में कंप्लीटली वीडियो बनाई जाएगी जिस पर आपको कंप्लीटली पार्ट के बारे में समझा दिया जाएगा। ओके, चलिए वैसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैन स्केल जो डिवीज़न बने हुए हैं इस पर आपकी किस पे बने हुए हैं? डिस्क पे बने हुए हैं। और आपके वर्नियर स्केल डिवीजन किस पे बने हुए हैं? डायल पे बने हुए हैं। चलिए ओके, वीडियो अगर आपको अभी पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप अपने टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही जल्द बहुत अच्छे तरीके से फाइट करें और बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। चलिए आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम की चिपिंग करते समय फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है। देयर इज़ अ कटिंग एंगल ऑफ फ्लैट चीजल फॉर चिपिंग एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं एल्यूमिनियम की चिपिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, 55 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री। तो एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए हम लोग हमेशा 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मेटल्स और उनके पॉइंट एंगल भी बताए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग फ्लैट चीजल की बात करें तो ये सारे पॉइंट एंगल आपके फ्लैट चीजल के लिए ही दर्शाए गए हैं। जैसे स्टील के लिए 70 डिग्री, हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, ब्रास ब्रॉन्ज के लिए
50 डिग्री, कॉपर के लिए 45, जिंक के लिए 35 और एल्यूमिनियम की 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम ब्लॉक की स्मूथ फाइलिंग के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे? विच फाइल विल यू यूज़ फॉर स्मूथ फाइलिंग ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक? ऑप्शंस हैं सिंगल कट, सेकेंड कट, डबल कट या फिर रैस्प कट। तो यहाँ से आपके सामने मान के चलो ये एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है। यदि आप इस एल्यूमिनियम ब्लॉक की, यानी कि एल्यूमिनियम आपका एक सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल के लिए आप स्मूथ फाइलिंग करना चाहते हैं तो हमेशा सॉफ्ट मेटल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट मेटल जैसे कि कॉपर, आपका ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल और आदि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। हैवी कट के लिए हम लोग सेकंड कट फाइल, डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए 190 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये 190 नंबर का क्वेश्चन है। 190 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है आपके सामने, पहले ऑपरेशन द्वारा छोड़े गए स्क्रैचों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर रिमूव स्क्रैच लेफ्ट बाय द फर्स्ट ऑपरेशन? ऑप्शंस हैं एनामेलिंग, पेंटिंग, ऑक्सीडेशन और पॉलिशिंग। तो आप लोग देखते हैं जब हम लोग किसी जॉब पे या तो फाइलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, है ना, या ड्रिलिंग करते हैं, तो उन से कुछ मार्क जो हैं वो आपके मार्क उस टूल के बन जाते हैं। इन मार्क को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इन मार्क को दूर करने के लिए एनामेलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। एनामेलिंग प्रोसेस क्या होती है? तो एनामेलिंग प्रोसेस के बारे में आप देख लीजिए। एनामेल के कांच पाउडर, यानी कि जो एनामेलिंग होती है आपकी, एनामेल के कांच पाउडर, क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, एल्यूमिनियम तथा डाई का मिक्सचर होता है और एनामेल पाउडर को सरफेस पर स्प्रे या छिड़क कर उचित ताप पर 80 से 100 डिग्री पर पकाकर किया जाता है। यानी कि कोई जो जॉब है, ये जॉब है और इस जॉब पे कोई स्क्रैच है, इन स्क्रैच को दूर करने के लिए हम लोग एनामेलिंग पाउडर का प्रयोग करके एक स्प्रे करते हैं 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे, और इस पर क्या कर देते हैं, पूरे में फुहार कर देते हैं, जिससे स्प्रे जो होता है इसकी किसी भी स्क्रैचेस पे बैठ जाता है और सारे जो स्क्रैचेस के निशान होते हैं उनको दूर कर देता है। ध्यान रखिएगा, एनामेलिंग आपकी जो होती है नॉन मेटेलिक कोटिंग के अंतर्गत आती है, नॉन मेटेलिक कोटिंग के अंतर्गत आती है आपकी। चलिए 191 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गेजों की लेपिंग के करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अब्रेसिव प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेसिव यूज्ड टू लेपिंग ऑपरेशन इन गेज? आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और बोरान कार्बाइड। तो गेजों की लेपिंग के लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे एग्जामों में ये गेजों की लेपिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गेजों की लेपिंग की बात करते हैं तो गेजों की लेपिंग के लिए बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बोरान कार्बाइड। अब आपकी जो चारों ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में किसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उनके बारे में आप लोग फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है, ये लेपिंग की बात की जा रही है, ओनली लेपिंग की बात की जा रही है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग सॉफ्ट स्टील तथा नॉन फेरस मेटल की लेपिंग के लिए किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हार्ड स्टील तथा कास्ट आयरन की लेपिंग के लिए किया जाता है। डायमंड का प्रयोग टंगस्टन कार्बाइड तथा बहुत छोटे होल जिन्हें अन्य विधियों द्वारा फिनिश करना कठिन हो की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। और बोरान कार्बाइड का प्रयोग डाई तथा गेजों की लेपिंग करने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, इनको लिखना ना भूलें। 192 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए मशीनिस्ट वालों के लिए खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की टेबल की अधिकतम स्विवलिंग होती है। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन हैज़ मैक्सिमम स्विवलिंग ऑन टेबल। ऑप्शंस हैं टेबल के दोनों साइड 30 डिग्री, टेबल के एक साइड 30 डिग्री, टेबल के दोनों साइड 45 डिग्री और टेबल के एक साइड पर 60 डिग्री। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो होती है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन टेबल के दोनों साइड पर 45 डिग्री तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी कि मान के चलो अगर आपकी ये एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की आपकी टेबल है, तो इस टेबल को हम लोग लगभग इससे 45 डिग्री इस डायरेक्शन में और 45 डिग्री इस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपका किसका, मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की टेबल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 193 नंबर का क्वेश्चन, ऑनेस्ट फैक्ट्री 2017
और अप्रेंटिस 2017 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हेलिकल गियर बनाने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? विच मशीन इज़ यूज टू मेक हेलिकल गियर? ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन और ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आता है? ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके ऑप्शन में ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन अगर आपके में ऑप्शन पे नहीं हो, तब आपको आंसर पे क्या टिक करना है? तब आपको आंसर पे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन टिक करना है। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। 194 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट तो रहता है। तो आपके सारे डाउट को मैं एक वीडियो जिसमें कटिंग टूल के सारे एंगल को क्लियर करूँगा, उस पर इसको ज़रूर दूर करूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे जितना मेरे से हो सका उतना मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हाई स्पीड स्टील कटर में कौन सा रेक एंगल रखा जाता है? विच रेक एंगल इज केप्ट इन हाई स्पीड स्टील कटर्स? ऑप्शंस हैं पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाई स्पीड स्टील जो कटर होता है, चाहे हाई स्पीड स्टील कटर हो आपका या फिर हाई स्पीड स्टील का कोई भी सिंगल पॉइंट टूल हो, तो वहाँ पे हमेशा हाई स्पीड स्टील के लिए पॉजिटिव रेक एंगल ही रखा जाएगा। अगले अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, डिस्कस की बात करें, तो पॉजिटिव रेक एंगल जो होता है वो हाई स्पीड स्टील टूल के लिए रखा जाता है। नेगेटिव रेक एंगल जो होता है वो कार्बाइड टूलों के लिए रखा जाता है। और जीरो रेक एंगल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में क्वेश्चन आया है। मैं आपको तुक्के में, अगर आप लोग सोचें कि बार बार जो ये एग्जामिनर का नाम लेते हैं OFRC, DMRC या DRDO या इसरो, इनके जो नाम लेता हूँ मैं, जैसे तुक्के पे नाम नहीं लेता हूँ। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि ये जीरो रेक एंगल जो होता है किसके लिए रखा जाता है। तो जो ब्रास की कटिंग होती है, ब्रास की कटिंग के लिए, ब्रास की टर्निंग के लिए जीरो रेक एंगल रखा जाता है। साथ ही ब्रॉन्ज के लिए भी आपका जीरो रेक एंगल रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये भी 2017 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्ज़ाम से लिया गया है। कटर टूथ के लैंड व फेस के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं, द एंगल बिटवीन द लैंड एंड द फेस ऑफ द कटर टूथ इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, क्लीयरेंस एंगल और लिप एंगल। ये आपके चार आपके आप सामने ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। लैंड व फेस, तो आपको सबसे पहले कटर टूथ में ये लैंड और फेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं फिगर पे। ये मान के चलो आपका एक कटर का सिर्फ एक टीथ मैंने यहाँ पे आपके लिया हुआ है, कटर का ओनली एक टीथ लिया है। तो कटर के एक टीथ में अगर हम लोग बात करें, ये वाला हिस्सा आपका फेस कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा फेस कहलाता है। और आपको ये जो रिड्यूस लैंड लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका लैंड कहलाता है। ये हिस्सा आपका लैंड है। तो आप देखेंगे ये आपका कटर टूथ का जो फेस है और इसका जो लैंड है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग किस एंगल के नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं लिप एंगल के नाम से। तो आपके आंसर क्या क्लियर हो जाता है? आपका आंसर आ जाता है लिप एंगल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो ये भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें भी डाउट होता है कि रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक गुरुत्व, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। तो कैसे नहीं होती है, इनके लिए हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या बोलता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ है या पदार्थ है, उस पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व का जो अनुपात होता है, उससे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि डेंसिटी की इकाई किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दोनों में अगर आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जब अनुपात निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती। सो देयर आर नो यूनिट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल कर आ जाता है? आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से है और इस पर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था। जब क्वेश्चन ये DMRC 2019 या 2018 में ये क्वेश्चन जब आया था तो काफ़ी लोग परेशान थे इस क्वेश्चन को लेके। उसके बाद मैंने क्वेश्चन अपनी क्लास में काफ़ी बार क्लियर भी किया हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न के द्वारा माइक्रोमीटर की परिशुद्धता का निर्धारण होता है। द प्रिसीजन डिटरमाइन ऑफ द माइक्रोमीटर इज वाई।
ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। इसके स्क्रू के चूड़ी अंतराल से, यानी कि इसकी जो पिच होती है उस पिच से, इसके अंगुलित्र पर निशानों की संख्या से। अंगुलित्र, यहाँ पे अंगुलित्र का मतलब होता है थिम्बल, तो इसके थिम्बल पर जितने डिवीजन बने होते हैं, यानी कि थिम्बल पर 50 डिवीजन बने होते हैं, तो उससे, या फिर आपके ऑप्शन सी है स्क्रू में चूड़ी अंतराल यानी कि पिच और अंगुलित्र पर निशानों की संख्या यानी कि थिम्बल डिवीजन। तो पिच और थिम्बल डिवीजन इन दोनों से इनकी एक्यूरेसी का निर्माण होता है, या फिर इसके चूड़ी अंतराल, अंगुलित्र पर निशानों की संख्या और स्क्रू की लंबाई, इससे होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट का फार्मूला काफ़ी ईजी है और वो बोलता है आपका पिच बटे नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। तो आपको केवल दो चीज़ यहाँ पे आपको प्रोसेस में प्राप्त हो रही है, एक तो क्या पिच और दूसरा आपका क्या थिम्बल डिवीजन, यानी कि स्क्रू पर चूड़ी अंतराल, और दूसरा अंगुलित्र पर निशानों की संख्या। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्क्रू में चूड़ी अंतराल तथा इसके अंगुलित्र पर निशानों की संख्या से माइक्रोमीटर की परिशुद्धता का क्या होता है? निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 198 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धातु में तरल पदार्थ का उपयोग, यूज़ ऑफ लिक्विड मटेरियल इज मेटल। ऑप्शंस हैं, टूल लाइफ बढ़ाता है, तो बिल्कुल बढ़ाता है। अच्छी फिनिश सतह निर्मित करता है, बिल्कुल करता है। तापमान में वृद्धि रोकता है, बिल्कुल रोकता है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कि जब हमारा धातु में तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं, यानी कि जब हम लोग कोई कटिंग प्रोसेस करते हैं, तो कटिंग प्रोसेस करने के दौरान जब हम लोग उस पर कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका टूल लाइफ भी बढ़ाता है, अच्छी फिनिश सतह भी प्रदान करता है, तापमान में वृद्धि को भी रोकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 199 नंबर का। खनिज ऑयल का मुख्य घटक होता है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मिनरल ऑयल। ऑप्शंस है पैराफिन, नैप्थेनिक, एरोमेटिक या फिर ऑल ऑफ दीज। तो खनिज ऑयल के जो मुख्य घटक होते हैं, जो आपके मिनरल्स ऑयल होते हैं, उसमें पैराफिन भी होता है, नैप्थेनिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है, उपरोक्त सभी। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। एक जिग जिसका बेस तो नहीं होता परंतु उसे ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है, कहलाता है। ए जिग विच डज नॉट हैव अ बेस बट कैन बी सेट टू अ जॉब टू बी ड्रिल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग और टोनियन जिग। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है? चैनल जिग। चैनल जिग का कोई बेस नहीं होता, ये आपके सामने चैनल जिग बना हुआ है। इस चैनल जिग का कोई भी बेस नहीं होता, आप देख रहे होंगे इसका कोई बेस नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका जॉब है। इस जॉब के ऊपर डायरेक्ट हमने क्या रखा हुआ है? चैनल जिग को रख दिया हुआ है। चैनल जिग चैनल के समान होता है और यहाँ पे आपके ये जो बुश बने हुए हैं, इन बुश से होकर आपका क्या होता है? ड्रिलिंग आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से आपका NCL BSSC इसरो का जो 8वीं क्लास थी, वो आपकी 8वीं क्लासेस और सक्सेस जोन के 1000 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगली कुछ वीडियो जो है NCL जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, जो 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, 27, 28, 29 ट्रैगलिंग ऑपरेटर और HMM ऑपरेटर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर संबंधित जो पुराना पेपर है NCL का, वो पुराना पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। और उसके जस्ट बाद पुनः BSSC इसरो की तैयारी जो है सक्सेस जोन ग्रुप में चालू करवा दी जाएगी। तो आप लोग लगातार सक्सेस जोन के साथ बने रहे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले और भी जो वीडियोस हैं, आपको काफ़ी सारे वीडियो जो आने वाले हैं आपको प्राप्त हो सकें और आपकी टेक्निकल की तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सके। और इस टाइम जो कोरोना चल रहा है, तो आपसे सक्सेस जोन यही निवेदन करेगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर निकलें तो लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और कोरोना से भारत को लड़ने पर मदद करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम